हेलो एवरीवन, दिस इज़ भव्या राजश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग और सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इसको मैंने कंफ्यूजिंग क्यों कहा, क्योंकि स्टूडेंट्स एडमिशन और कन्फेशन में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। और लेकिन ये कन्फ्यूज़न आज के बाद तो नहीं होने वाली है। इसको आपको मैं सबसे इनिशियली एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपने व्हाट्सएप पे लिखा, यार मैं पैसे 1 जून को तो दे देता बट अरेंज नहीं कर पाया। अब अगर ड्यू डेट पे आपका सामने वाले पर्सन के साथ झगड़ा हो जाए तो ये आपका अपना मैसेज उस आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। वो पर्सन आपके अगेंस्ट सेम मैसेज को यूज़ कर सकता है और यही एडमिशन है। अपने ही वर्ड्स आपको फंसा सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर हम एडमिशन को समझना है और एडमिशन पे अगर मान के चलो आपको एक आंसर लिखना है तो आपको 5 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स याद रखने होंगे इससे रिलेटेड। इसको हम कहते हैं 5 गेट टेस्ट। 5 गेट टेस्ट क्यों कहते हैं? हर एडमिशन प्रॉब्लम को आप 5 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के बीच में तोड़ सकते हो। सीक्वेंस आपको याद रखना है, सीक्वेंस से ही आपको मार्क्स मिलते हैं और इससे आपको सेक्शंस याद हो जाएं, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला है डिफाइंस एन एडमिशन। सेक्शन 15 डिफाइंस एन एडमिशन। एडमिशन कौन सा स्टेटमेंट एडमिशन है और वो क्या इन्फरेंस देता है। ठीक है, एडमिशन कौन कौन से हो सकते हैं? ओरल हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। ठीक है, सजेस्टिंग एन इन्फरेंस अबाउट अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, बहुत सारे आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट क्या है, बट अगर नहीं पता है मैं नेक्स्ट क्लास में ये ज़रूर टेकअप करूँगी। तो फैक्ट इन इशू मतलब जो क्वेश्चन है, जो कोर क्वेश्चन है केस का, उसको फैक्ट इन इशू कहते हैं। और एक रेलिवेंट फैक्ट वो होता है जो उस केस फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में बेनिफिशियल होता है, उसको हम रेलिवेंट फैक्ट बोलते हैं। मेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड पर्सन इन रिकॉग्नाइज्ड सर्कमस्टांसेस। तो सिंपल सा है कि सेक्शन 15 आपको एक डेफिनेशन देता है। डिफाइंस एडमिशन क्या हो सकता है? एडमिशन ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। वो क्या करता है? इन्फरेंस देता है अबाउट अ फैक्ट इन इशू और अ रेलिवेंट फैक्ट। और इसको एडमिशन कौन करता है? मतलब ये मेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड पर्सन इन रिकॉग्नाइज्ड सर्कमस्टांसेस। तो आपने सेक्शन 15 याद कर लिया। इससे एक इस डेफिनेशन को जो हमने तोड़ के पढ़ लिया, तो इससे आपको ये डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं सेक्शन 16 से 18 तक का जो है ये डिफाइन करता है मेकर ऑफ एडमिशन। कौन एडमिशन कर रहा है? ठीक है, इससे डील करता है सेक्शन 16 से सेक्शन 18 तक। आइडेंटिफाई हुज स्टेटमेंट में क्वालिफाई। किसके स्टेटमेंट को हम एडमिशन मान भी सकते हैं? ठीक है, पहला है पार्टी और ऑथोराइज्ड एजेंट, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव पार्टी, तीसरा है इंटरेस्टेड पर्सन और अ प्रेडिसेसर, चौथा है पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी मस्ट बी प्रूव्ड, और पांचवा है पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू फॉर इंफॉर्मेशन। इनमें से मैं सबको अभी डिटेल में बताऊंगी। तो आप सिंपल वे में ये समझो कि सेक्शन 16 से सेक्शन 18 तक जो है बस ये बताता है कि स्टेटमेंट बनाने वाला कौन है। क्या वो पर्सन खुद है, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, या उसका कोई एजेंट है, या उसने किसी पार्टी को ऑथोराइज़ किया है, उसने ऐसा कहा है कि मैं नहीं बताऊंगा, आप उससे जाके पूछ लो, ऐसा कोई पर्सन है। तो सेक्शन 16 to 18 इस चीज़ से डील करता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 19। हम सारे सेक्शंस को अभी डिटेल में देखने वाले हैं। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आगे कन्फ्यूज़न ना हो। सेक्शन 19 क्या है? सेक्शन 19 बताता है हु कैन प्रूव कौन कर सकता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, हु कैन प्रूव। सिंपल है। पहला 15 है डेफिनेशन ऑफ एडमिशन,
16 to 18 है मेकर ऑफ एडमिशन, और सेक्शन 19 है हु कैन प्रूव द एडमिशन। तो इसको हम पढ़ते हैं। ऑर्डिनरीली परमिट्स प्रूफ अगेंस्ट द मेकर और representative in interest. The maker cannot prove the maker's own admission unless one of the 3 statutory exceptions applies. ठीक है, तो इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे कि एडमिशन जो है, जो मेकर ऑफ एडमिशन है वो अपने फेवर में एडमिशन को प्रूव नहीं कर सकता है, और इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस है। उन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो एडमिशन को अपने फेवर में यूज़ कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 है स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस। स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस मतलब restricts oral admissions about document contents unless secondary evidence is available or the genuineness of a produced document is in question. ठीक है, इसको अभी हम बहुत डिटेल में देखेंगे। सेक्शन 20 एंड 21 दोनों ही रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। इन सिविल केसेस एक्सक्लूड्स एन एडमिशन मेड ऑन एन एक्सप्रेस और इन्फरेबल एग्रीमेंट दैट इट विल नॉट बी गिवन इन एविडेंस। मतलब किसी सिविल केस में कभी सेटलमेंट अग्रीमेंट वगैरह की बात चल रही हो, और सेटलमेंट के दौरान मतलब जब टॉक्स चल रहे होते हैं उस बीच में किसी ने कुछ एडमिट कर लिया हो, तो वहाँ पे अगर एक्सप्रेसली लिखा गया होगा कि ये सेटलमेंट के बीच में जो भी बातचीत चल रही है इसको आप एडमिशन की तरह कोर्ट में नहीं ले जा सकते, तो वो भी रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन 20 एंड 21 ये बताता है, और सेक्शन 25 क्या कहता है, इफेक्ट। सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ एडमिशन। फाइनल आंसर क्या है, मतलब एडमिशन क्या कंक्लूसिव प्रूव है, या वो उसको आगे भी हमें किसी और एविडेंस से कोरोबोरेट करना पड़ेगा, ये सेक्शन 25 बताता है। तो सेक्शन 25 कहता है एन एडमिशन इज़ नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट इट मे ऑपरेट एज एन एस्टॉपल अंडर द लेटर प्रोविजंस। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में सबको देखेंगे। अभी एक बार हम सेक्शन 15 देखते हैं पहले। सेक्शन 15, तो डेफिनेशन जो है सेक्शन 15 के अंदर, सेक्शन 15 ऑफ BSA एडमिशन की डेफिनेशन है। इसको हम चार इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए एक एडमिशन की डेफिनेशन के लिए। वो क्या क्या है? पहला, देयर मस्ट बी अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए। ये तो बेसिक वो है, आपने कुछ कहा, अब वो एक स्टेटमेंट है, लेकिन वो एडमिशन है कि नहीं वो आगे के कंपोनेंट से प्रूव होंगे, तो स्टेटमेंट होना चाहिए। दूसरा, कंडक्ट अलोन इज़ नॉट ऑटोमेटिकली एन एडमिशन। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस कुछ कंडक्ट ऐसा किया तो वो कंडक्ट एडमिशन नहीं है। दो, अकम्पनिंग वर्ड्स एंड इंडिपेंडेंटली रेलिवेंट कंडक्ट में मैटर अंडर अदर प्रोविजंस। मतलब सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट एडमिशन नहीं माना जाएगा, इसके साथ अकम्पनिंग वर्ड्स या फिर कुछ ऐसे इंडिपेंडेंटली रेलिवेंट कंडक्ट होंगे, वो दूसरे प्रोविजंस में कहीं ना कहीं कंसिडर हो सकते हैं, बट अदरवाइज कंडक्ट को सिर्फ कंसिडर नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी अ स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरा, इसका परमिटेड फॉर्म क्या है, एडमिशन किस किस फॉर्म में किया जा सकता है, तो यहाँ पे द स्टेटमेंट मे बी ओरल, डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक होने से एडमिशन की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी या वो एक्सक्लूड नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैक्सिमम जो बातें हो रही है ईमेल्स, चैट्स, प्लेटफॉर्म मैसेजेस एंड डिजिटली स्टोर्ड रिकॉर्ड्स, इनके थ्रू ही हम कन्वे कर रहे हैं चीज़ों को, तो हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तीसरा कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट क्या है, इन्फरेंशियल लिंक। इन्फरेंशियल लिंक का मतलब है स्टेटमेंट किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के बारे में इन्फरेंस दे। अब मैं कुछ भी रैंडम स्टेटमेंट बोलूँगी, वो आपका एडमिशन नहीं होगा। वो एडमिशन तभी होगा जब वो किसकी बात कर रहा है, या तो
फैक्ट इन इशू की बात कर रहा है या रेलिवेंट फैक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि द स्टेटमेंट मस्ट सजेस्ट एन इन्फरेंस अबाउट अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अ न्यूट्रल स्टेटमेंट अनरिलेटेड टू डिस्प्यूट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एन एडमिशन, ठीक है। कोई अनरिलेटेड बात कुछ भी बोल दिया वो एडमिशन नहीं माना जाएगा। अब फोर्थ कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट, मेकर प्लस सेटिंग, मतलब बनाने वाला पर्सन कौन होगा। अभी जस्ट मैंने लास्ट स्लाइड में बताया बनाने वाला पर्सन कौन होगा, वो सेक्शन 16 to 18 के अंडर जो कवर होते हैं, हु कैन बी द मेकर, वो द पर्सन मेकिंग इट एंड सर्कमस्टांसेस मस्ट फॉल विद इन सेक्शन 16 to 18, ठीक है। सेक्शन 15 कैन नॉट बी अप्लाइड इन आइसोलेशन, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 15 को हम आइसोलेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, सेक्शन 16 to 18 भी अप्लाई होगा, और हु कैन बी द मेकर एंड हु कैन प्रूव, सब सारी चीज़ें इस पर अप्लाई होंगी। तो अगर आप लॉन्ग आंसर लिखना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा राइटअप बनाया है यहाँ पे कि आपको कैसे उसको अगर आपको 5 मार्क्स का आंसर लिखना है एडमिशन के ऊपर तो आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो सेक्शन 15 की आप डेफिनेशन 1 सेंटेंस में लिख सकते हो, उसके बाद आप उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स लिखना आपको ज़रूरी है, जैसे कि मैंने लिखा था ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है वो है फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट को वो ज़रूर इन्फरेंस उससे मिलती हो। और उसके बाद 16 to 18 को थोड़ा सा डिफाइन करना है, हु कैन मेक द स्टेटमेंट, हु कैन मेक द एडमिशन एंड कंक्लूड ओनली ऑन रेलेवेंस, रिजर्व, वेट एंड स्टॉपल एंड फॉर सेक्शन 25। मतलब आपको फिर लास्ट में ये भी बताना है कि एडमिशन इज़ नॉट कंक्लूसिव, इट कैन ओनली वर्क एज एन स्टॉपल, ठीक है। तो इतना आप इतने पॉइंट्स को याद रखिए और एक 5 मार्क्स का आंसर अच्छा लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन ट्रैप्स भी मैंने बताया हुआ है इसमें। कॉमन ट्रैप्स ये होते हैं कि अगर ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाए कि पार्टी का हर स्टेटमेंट कंक्लूसिव होता है, कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि वो जो भी कह रहा है उस चीज़ को बिना किसी और एविडेंस से रिलेट किए बिना उसको किसी और एविडेंस से कंपेयर किए बिना फाइनल मान लिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पार्टी का हर स्टेटमेंट कंक्लूसिव नहीं होता है। एवरी स्टेटमेंट बाय अ पार्टी इज़ ऑटोमेटिकली कंक्लूसिव, डोंट से दैट, ठीक है, ये लिखा है। डू नॉट ओमिट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आपको ये भी ट्रैप में क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एडमिशन किया हुआ है वो माना जाएगा कि नहीं, तो येस वो भी माना जाएगा। डू नॉट डिस्कस कन्फेशन रूल्स अंडर सेक्शन 22 to 24 अनलेस द फैक्ट्स एक्चुअली इन्वॉल्व अ कन्फेशन इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। कन्फेशन रूल जब सिविल केसेस होंगी तो सिविल केसेस के अंडर आप कन्फेशन के रूल्स को नहीं बताना कहीं पे भी। आपको लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर कोई स्टेटमेंट सिविल केस के अंदर है तो वो एडमिशन है, अगर वो क्रिमिनल केस में कोई अपनी गलती मान लेता है तो वो कन्फेशन होता है, ठीक है। अब इसको जस्ट एक स्मॉल सा क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बट फिर भी मैं इसको बता देती हूँ। एक पर्सन है ए, ये ईमेल सेंड करता है, ठीक है, ईमेल सेंड करता है कि पेमेंट 1 जून को ड्यू थी बट फंड्स अरेंज नहीं कर पाया, ठीक है। उसने लिख दिया उस पर ईमेल पे लिख दिया कि मैं फंड्स आई कुड नॉट अरेंज द फंड्स, आई कुडंट अरेंज द फंड्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो फैक्ट इन इशू है वो है ड्यू डेट, मतलब कि ड्यू डेट क्या होगी पेमेंट की, यही केस का पूरा क्वेश्चन ही यही है कि ड्यू डेट क्या थी, ठीक है। उसने यहाँ पे ईमेल में पहले ही लिख दिया कि पेमेंट मुझे 1 जून को देना था बट मैं फ़ंड अरेंज नहीं कर पाया। अब क्या हो गया, ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट है और ये क्या ए के अगेंस्ट प्रूव हो सकता है। मान लीजिए इसने बी को मैसेज किया था तो क्या बी ये ए के अगेंस्ट प्रूव कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। ये ए का एडमिशन है जो उसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट,
सेक्शन 16, ठीक है। अब ये सेक्शन 16 to 18 जो हमने अभी जस्ट एक ओवरव्यू में देख लिया है कि हु कैन बी द मेकर ऑफ एडमिशन, तो इसमें मेकर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है पार्टी खुद, ठीक है, पार्टी टू द प्रोसीडिंग, जिनके बीच में केस चल रहा है वो पर्सन खुद। तो स्टेटमेंट बाय अ पर्सन टू द पार्टी टू द प्रोसीडिंग इज एन एडमिशन व्हेन सेक्शन 15 इन्फरेंशियल रिक्वायरमेंट इज मेट। तो पार्टी का स्टेटमेंट भी एडमिशन है, वो पार्टी खुद एडमिशन कर सकता है अगर सेक्शन 15 में इन्फरेंस वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ठीक है। ऑथोराइज्ड एजेंट कौन होते हैं। ऑथोराइज्ड एजेंट, कोर्ट को लगना चाहिए कि जो एजेंट है, मान लीजिए मेरे और ए और बी के बीच में कोई केस चल रहा है, ए खुद कोर्ट में नहीं जा सकता है, उसने सी को ऑथोराइज कर दिया, ठीक है। ए एंड बी के बीच में केस चल रहा है, ए खुद कोर्ट नहीं जा सकता, उसने सी को ऑथोराइज कर दिया एज एन एजेंट, ठीक है। अब कोर्ट को ये बिलीव हो जाना चाहिए कि एजेंट है वो एक्सप्रेसली, मतलब कहीं पे ऐसा लिखा हो या इम्प्लाइडली ऑथोराइज्ड था, ठीक है। उसको कोर्ट को बिलीव होना चाहिए कि ये ऑथोराइज्ड एजेंट सच में ऑथोराइज्ड था ये एडमिशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट मस्ट रिगार्ड द एजेंट एज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथोराइज्ड इन द सर्कमस्टांसेस टू मेक द स्टेटमेंट। एजेंसी अलोन इज नॉट अ लाइसेंस टू ट्रीट एवरी स्टेटमेंट एज ऑथोराइज्ड। एजेंसी अलोन इज नॉट अ लाइसेंस। वहाँ पे कोर्ट को कंक्रीटली प्रूव करना पड़ेगा, आपको कोर्ट के सामने बताना पड़ेगा कि यस ही इज़ एन एजेंट, और उसको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कैसे भी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, अ पर्सन सुइंग और सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मस्ट हैव मेड द स्टेटमेंट व्हाइल होल्डिंग दैट कैरेक्टर। जब वो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा हो, अब जस्ट एग्जांपल देती हूँ। एक कंपनी है तो कंपनी क्या कोर्ट जाती है, नहीं जाती। कंपनी का कौन जाता है कोर्ट, कंपनी से उसका मैनेजर जाता है या एआर जाता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वाइल ही वाज होल्डिंग द पोस्ट, ठीक है। तो जब वो पोस्ट होल्ड कर रहा हो एज अ मैनेजर और एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, और उस टाइम उसने कुछ स्टेटमेंट दी हो, तो भी वो एडमिशन है, ठीक है, और उसकी स्टेटमेंट को भी एडमिशन माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी और पिक्यूनियरी इंटरेस्ट। जिस टाइम उस पर्सन का इंटरेस्ट हो और इंटरेस्ट कंटिन्यू चल रहा हो, मतलब उसका इंटरेस्ट ख़त्म ना हुआ हो, द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड इन पर्सनस कैरेक्टर एज इंटरेस्टेड एंड ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ दैट इंटरेस्ट, ठीक है। अगर किसी केस में जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसमें मेरा पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है, मेरा प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, तो मैं एडमिशन कर सकती हूँ, और वो मेरा इंटरेस्ट अभी भी कंटिन्यू होता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा इंटरेस्ट 10 साल पहले ख़त्म हो गया और मैं अब जाके उसमें एडमिशन कर रही हूँ, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट क्या है। प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट, जिससे पार्टी ने इंटरेस्ट लिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ए के पास थी, अब ये बी के पास ट्रांसफ़र हो गई, तो ये इंटरेस्ट बी के पास अब ट्रांसफ़र हो गया, तो ए जो है ये प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट है, ठीक है। ए प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, पोजीशन और सेक्शन 17 के अंडर पोजीशन और लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझना होगा। आप ये समझो कि यहाँ 3 पार्टीज़ हैं, ए, बी एंड सी। बी ने ए को एक ड्यूटी दी कि तुम सी से रेंट लो, सी से रेंट कलेक्ट करो और मुझे दो, ठीक है। तो अब ए ने सी से रेंट कलेक्ट करके बी को दिया नहीं, तो बी ने ए को सू कर दिया। अब यहाँ पे पार्टीज कौन कौन है, ए एंड बी। पार्टी टू द सूट कौन कौन हो गए, ए
एंड बी। यहाँ पे ए कह रहा है कि मैं सी से रेंट कलेक्ट करता कैसे, सी के ऊपर तो रेंट बाकी था ही नहीं, लेकिन सी एक स्टेटमेंट देता है कि मेरे ऊपर रेंट तो बाकी था, मुझे देने थे। अब यहाँ पे सी का जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल होगा यहाँ, क्योंकि वो यहाँ थर्ड पार्टी है। सी, ये ए और बी के बीच में ये सूट है, तो सी यहाँ थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी की स्टेटमेंट भी यहाँ पे एडमिसिबल होगी और उसकी पहले पोजीशन प्रूव की जाएगी कि सी यहाँ पे है कौन। ठीक है, तो यहाँ पे सी की लाइबिलिटी प्रूव करनी ज़रूरी है पहले, उसके बाद ये एडमिशन माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 18 क्या था। सेक्शन 18 है सेक्शन 18 समझते हैं। Where a party expressly sends another person to a named source for information on the disputed matter, that source statement is an admission। इसको एग्जाम्पल से समझो कि आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि मेरी मम्मी से पूछ लो, उनको पता है मैंने कितने पैसे लिए। ठीक है, अब फ्रेंड ने जाके मम्मी से पूछा, मम्मी ने जो स्टेटमेंट दी वो एडमिशन है। ठीक है, तो सेक्शन 18 एक्सप्रेसली यही कहता है कि अगर किसी पार्टी ने एक्सप्रेसली ये कह दिया कि मैं नहीं बता सकता, तुम जाके किसी और से पूछ लो, और उस पर्सन का नेम बता दिया कि उससे जाके पूछ लो, अब उस पर्सन ने जो भी स्टेटमेंट दी होगी वो भी एडमिशन होगा, और वो दैट सोर्स स्टेटमेंट इज एन एडमिशन। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल से हमने 16 to 18 को पूरा अच्छे से देख लिया है। यहाँ पे एक टाइमिंग रूल देखना है, बस वो देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। टाइमिंग रूल मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज दिखाने के लिए या इंटरेस्टेड पर्सन दिखाने के लिए प्रेडेसेसर या फिर पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी मैटर्स, हमें ऑलवेज एक बात ध्यान रखनी है कि वेदर द रिक्वायर्ड कैरेक्टर, इंटरेस्ट, पोजीशन और लाइबिलिटी एग्जिस्टेड व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड। मतलब जब ये स्टेटमेंट वो दे रहा था, वो पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है या फिर जिसकी हमें लाइबिलिटी प्रूव करनी है या फिर जिसका पोजीशन प्रूव करना है, क्या वो उस कैरेक्टर में उस टाइम भी था या पहले ही वो उस पोजीशन से हट चुका था। हमें ये चीज़ें प्रूव करनी ज़रूरी है इसके सेक्शन 16 to 18 के अंडर एडमिशन प्रूव करनी, एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो इसके आगे का देखते हैं पेज नंबर राइट नाउ। सेक्शन 19 क्या कहता है, प्रूफ कौन करेगा। ठीक है, एडमिशन, चलो मैंने एक स्टेटमेंट दी, मैंने एक एडमिशन कर लिया। अब मैंने एडमिशन कर लिया तो क्या ये मैं प्रूव कर सकती हूँ अपने फेवर में? नहीं। ठीक है, एन एडमिशन इज रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट इट्स मेकर or the maker's representative in interest. It cannot ordinarily be proved by or on behalf of the maker. This blocks serving use of one's own earlier statement. मतलब ये है कि एडमिशन जो है वो मेकर के अगेंस्ट प्रूव हो सकता है। मैंने एडमिशन किया, ये मेरे अगेंस्ट प्रूव हो सकता है। मेकर खुद अपने फेवर में अपना पुराना स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकता, वरना हर कोई क्या करेगा, वो अपने फेवर में पहले से ही स्टेटमेंट बना के रख लेगा और वो बाद में यूज़ करेगा। तो मेरा स्टेटमेंट मेरे फेवर में जो एडमिशन है वो मेरे फेवर में यूज़ नहीं होगा। लेकिन 3 ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें मेरा स्टेटमेंट मेरे फेवर में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक्सेप्शन 1 क्या कहता है, अगर स्टेटमेंट ऐसा है कि मेकर अगर मर भी जाए तो वो थर्ड पर्सन्स के बीच सेक्शन 26 के थ्रू रेलिवेंट हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे नॉर्मल बिजनेस वर्क में मैंने एक डायरी मेंटेन की। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस वर्क में मैंने एक डायरी मेंटेन की। अब मैं किसी कंपनी की मैनेजर हूँ। ठीक है, अब मेरी डेथ होने के बाद भी
ये पर्सन कोई भी वर्कर या कंपनी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये एक जो डायरी है ये वहाँ यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मैंने किसी पर्पस के लिए नहीं रिकॉर्ड किया हो, मैंने किसी पर्पस के लिए वो डॉक्यूमेंट नहीं कलेक्ट करके रखा हो, तो नॉर्मल बिजनेस वर्क में वो होता ही, या फिर मेरे लिए यूज़ नहीं भी होगी, वो थर्ड पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता था, तो ऐसी चीज़ें मेरे लिए भी यूज़ हो सकती हैं। सिंपल, जैसे मेकर मे प्रूव इट when the statement is of such a nature that if the maker were dead it would be relevant between third persons under section 26. Statutory examples include ordinary course business records, a dated postmarked letter, ठीक है, कुछ भी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्शन 2 देखिए, एक्सेप्शन 2 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो आपके स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी को दिखाता है, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी को दिखाता है। जैसे आपने अपनी डायरी में लिखा आज मेरी तबीयत ख़राब है और उसी दिन आप डॉक्टर के पास गए और मेडिसिन ली। अब ये डायरी आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो कहीं भी कोर्ट में कि ये देखिए मैंने उस दिन की डायरी, अब क्या होता है डायरी में डेट लिखा होता है और उस दिन आपने जो लिखा उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी आपने कुछ और भी चीज़ें लिखी होंगी और भी लिखी होंगी, तो इससे क्या होता है कि वो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरी पे ऐसे सारे पेजेस पे जाके और चीज़ें चेंज करोगे। तो ये नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आपने स्टेट ऑफ बॉडी या स्टेट ऑफ माइंड के बारे में लिखा है वो भी आपके फेवर में यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ टाइमिंग और सपोर्टिंग कंडक्ट मैटर करते हैं। टाइमिंग जो मैंने कहा कि डायरी पे डेट लिखा होता है, दूसरा सपोर्टिंग कंडक्ट क्योंकि इसमें लिखा है कि मैं डॉक्टर के पास भी गया था, मेडिसिन ली थी, तो आप अगर इसके साथ मेडिसिन की स्लिप या फिर डॉक्टर के पास से जो आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मिले वो लगा दोगे तो बस ये आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन 3 क्या कहता है। एक्सेप्शन 3 कहता है कि जब स्टेटमेंट एडमिशन के अलावा किसी और रीज़न से रेलिवेंट हो, ठीक है, द मेकर मे प्रूव द स्टेटमेंट व्हेन इट इज़ रेलिवेंट देन मेयरली एज एन एडमिशन। एडमिशन के थ्रू तो चलो वो रेलिवेंट हो ही, लेकिन वो किसी और भी प्रोविज़न के थ्रू रेलिवेंट हो तो वहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन के थ्रू ये एडमिशन आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने सेक्शन 19 को समझ लिया। अब ये इलस्ट्रेशंस है, इलस्ट्रेशन देखो। फोर्स्ड डीड, each side may prove the opponent's statement against that opponent but cannot simply tender its own favorable assertion। मतलब कोई भी अगर डीड है, मतलब सेल डीड है, सेल डीड को आप मतलब क्वेश्चन में है कि ये सेल डीड फोर्स्ड है कि नहीं है, तो हमेशा जो पार्टी दूसरे के अगेंस्ट उसको यूज़ कर सकती है लेकिन अपने फेवर में नहीं यूज़ कर सकती कि ये सिर्फ मेरे फेवर में, मतलब आप ये सिंपली देखते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 समझते हैं। सेक्शन 20 क्या कहता है। सेक्शन 20 कहता है डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का ओरल एडमिशन तब तक रेलेवेंट नहीं है जब तक सेकेंडरी एविडेंस का एंटाइटलमेंट ना हो या जो भी प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट है उसकी जेन्युइननेस डिस्प्यूट में ना हो, ठीक है। Oral admission about the contents of a document are not relevant unless and until the proponent shows entitlement to secondary evidence under the act or unless the genuineness of a produced document is in question।
दूसरा सेक्शन 21 क्या कहता है, इन सिविल केसेस अगर एडमिशन इज एक्सप्रेस in civil cases an admission is not relevant when made on an express condition that it will not be given in evidence or in circumstances from which the court can infer an agreement to that effect। मतलब जैसे एक सिविल केस में कोर्ट को रेफर कर दिया गया सेटलमेंट के लिए और कोर्ट वहाँ सेटलमेंट नहीं हो पाई लेकिन वहाँ पार्टीज़ के बीच में बातचीत हुई, वहाँ पे कुछ बातें निकल के आई। अब वहाँ पे एक्सप्रेसली ये कंडीशन दिया गया था कि यहाँ जो भी बातचीत होगी वो एविडेंस में दिया नहीं जाएगा, तो ये एडमिशन नहीं होगा। सेक्शन 21 ये कहता है, ठीक है। In civil cases, an admission is not relevant when made on an express condition that it will not be given evidence or in circumstances from which the court can infer the agreement to that effect। ठीक है। अब सेक्शन 25 क्या कहता है, admissions are not conclusive proof of the admitted matter, they may however operate as an estoppel under the later provision। एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है बट ये स्टॉपल की तरह काम कर सकता है अगर बाकी कंडीशंस पूरी हो तो, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया, एडमिशन्स के सारे सेक्शंस देख लिए, सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25। अब हम इसमें बाकी के नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इसमें लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं और सिंपल एक समझाने के लिए चार्ट सा भी है, MCQs हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं। तो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।